नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक सराहनीय कदम है कि उसने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली फालतू की याचिका को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यह हर लिहाज से एक शरारत भरी याचिका थी और इसका मकसद प्रचार पाना, लोगों और यहाँ तक कि न्यायपालिका को गुमराह कर ये माहौल बनाना था कि इस परियोजना की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका था, लेकिन फुर्सती किस्म के याचिकाबाज तब भी नहीं माने। वो दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचे। वहां उनकी ओर से इस तरह की वाहियात दलीलें दी गई कि सेंट्रल विस्टा तो नाजियों के यातना केंद्रों जैसा है। ये बकवास तब की जा रही थी जब ऐसी सूचना दूर दूर तक नहीं थी कि इस परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की अनदेखी हो रही है या फिर उनके बीच कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक तरह से झूठ के पैर लगाने का काम बड़ी बेशर्मी के साथ किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले ही सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर दूषित मानसिकता से ग्रस्त थे। कुछ ऐसी ही मानसिकता का परिचय कई विपक्षी दल भी दे रहे थे। इस पर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इनमें कांग्रेस सबसे आगे थी। जहां राहुल गांधी इस परियोजना को अनावश्यक बता रहे थे, वहीं उनके साथी सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने के लिए उसे मोदी का महल करार दे रहे थे। जी हां, ये दुष्प्रचार तब किया जा रहा था जब फिलहाल नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ही नहीं हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का बताकर केवल याचिकाबाजों ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं और खासकर कि राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तरीके से तमाचा मारने के साथ ये रेखांकित किया कि वो दुष्प्रचार की राजनीति करने में लगे हुए थे। ये समझना मुश्किल है कि जब केंद्र सरकार दुष्प्रचार की इस राजनीति के मकसद को भांप रही थी, तब फिर उसने समय रहते उस झूठ को बेनकाब क्यों नहीं किया जो विपक्षी दलों समेत मीडिया के एक हिस्से की ओर से किए जाने के साथ ये प्रतीति कराई जा रही थी कि कोरोना से लड़ाई में खर्च होने वाला पैसा सेंट्रल विस्टा में खपाया जा रहा है। कम से कम अब तो केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर दुष्प्रचार की राजनीति को समय रहते सटीक जवाब नहीं दिया जाता तो शरारती तत्वों को बल ही मिलता है। न्यायपालिका को भी ये समझ आना चाहिए कि ऐसे तत्व उसका वक्त ही जाया करते हैं। जहां तक बात सेंट्रल विस्टा की है, तो अब आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध प्रोपेगेंडा की शक्ल क्या होगी, कैसी होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके विरोध की योजना को आगे कौन सी दिशा मिलती है। वैसे तो इस साल सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रोजेक्ट की वैधता को लेकर दाखिल PIL पहले ही खारिज कर चुका है, पर देखना ये होगा कि प्रोजेक्ट के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने वाले किसी और रास्ते एक बार फिर से शीर्ष अदालत जाते हैं या इस शोर शराबे से काम चलाते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला साबित करता है कि न्यायालय स्वतंत्र नहीं रहे और मोदी सरकार ने इन पर कब्जा कर रखा है। यदि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली किसी याचिका को स्वीकार कर लेता है, तो टूलकिट के अनुसार से चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को और आगे ले जाना आसान होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए फिर से वही सब कुछ करना आवश्यक हो जाएगा जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में किया है। अगर ऐसा ना हुआ तो न्यायालयों पर सरकार के कब्जे वाला आरोप दोहराया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को और आगे ले जाया जा सके। ये प्रोजेक्ट टूलकिट प्रधान प्रोपेगेंडा में विशेष स्थान रखता है। यही कारण है कि पिछले 5 महीनों में इसे लेकर बार बार प्रश्न उठाए गए और ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसे जारी रखने का अर्थ ये है कि केंद्र सरकार ने कोरोना की समस्या को छोड़कर अपना सारा ध्यान, ऊर्जा और संसाधन इसी प्रोजेक्ट पर लगा रखा है। महामारी के दौरान इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के खिलाफ बार बार उल्टे सीधे सवाल उठाकर ये बताने की कोशिश की गई जैसे ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी महत्वाकांक्षाओं का प्रोजेक्ट है, जैसे इसकी आवश्यकता ही नहीं है और केंद्र सरकार इसे जबरदस्ती जारी रखना चाहती है। इसकी तुलना मुगल बादशाह द्वारा बनवाए गए ताजमहल से करने का प्रयास भी किया गया। प्रोपेगेंडा में भी कांग्रेसियों की दौड़ मुगलों पर ही जाकर रुकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल को खारिज करते हुए इसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताते हुए कहा कि ये पीआईएल जेन्युइन नहीं है, इसलिए चल रहे निर्माण को रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाई कोर्ट का मानना था कि पीआईएल फाइल करने वाला ये साबित नहीं कर सका कि इसकी वजह से कोरोना के विरुद्ध सरकार की लड़ाई किसी तरीके से प्रभावित होती है। पीआईएल के सहारे निजी या सार्वजनिक उद्योगों का निर्माण रोकना कोई नई बात नहीं है। ऐसा करना कुछ एनजीओ और आंदोलन जीवियों के लिए जीवन यापन जैसा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना को रोकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आखिर सरकारी परियोजना से किसे दिक्कत है? केंद्र सरकार पहले भी ये बता चुकी है कि इस परियोजना की आवश्यकता सरकार को है और इसके निर्माण के पश्चात किराए की शक्ल में किए जाने वाले सरकारी खर्च की बचत होगी। इसके अलावा भविष्य में अगर योजना के अनुसार चुनाव संबंधी सुधार किए गए और सांसदों की संख्या बढ़ी तो भी देश को एक नए संसद भवन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में क्या ये आवश्यक नहीं कि नए संसद भवन का निर्माण समय पर हो जाए? इन कारणों के अलावा इस प्रोजेक्ट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी ऐसी परियोजनाओं से लोगों को रोजगार मिलता है जो मजदूरों के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा तरीका है जो जरूरत पड़ने पर दुनिया भर की सरकारें अपनाती हैं। अगर हम इतिहास में झांकें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण द ग्रेट डिप्रेशन के समय जब रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मंदी से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक दीर्घकालीन अभियान चलाया, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिला और एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य हुआ जिस पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज भी चलती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल करने वालों पर जो जुर्माना किया है वो मात्र 1 लाख रुपए है, लेकिन अच्छा यहाँ पर यह होता कि जब कोर्ट का ये मानना था कि इस पीआईएल के पीछे किसी तरह की बदनीयती प्रमुख कारण है तो उसे जुर्माने की रकम ऐसी लगानी चाहिए थी ताकि भविष्य में बदनीयती लेकर किए जाने वाले किसी तरह के पीआईएल लेकर कोर्ट पहुंचने से पहले लोग 10 बार सोचें। जिन लोगों ने ये केस किया था उनके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना कुछ भी नहीं है। ये जुर्माना ना तो इस केस की सुनवाई में खर्च किए गए कोर्ट के समय के अनुरूप है और ना ही भविष्य में बदनीयती के साथ दायर किए जाने वाले ऐसे किसी पीआईएल को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए इस जुर्माने की बात पर साल 2012 का इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का एक फैसला याद आता है, जिसमें बेंच ने एक विपक्षी नेता के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया था ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कर सके। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा का स्वरूप क्या होगा। इतिहास को देखें तो पाएंगे कि राफेल की खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके अनुसार माफी मांगने के बाद भी राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी तरीके से हतोत्साहित करेगा, इस बात की जो संभावना है वो ना के बराबर है। दरअसल यहाँ बात सेंट्रल विस्टा की नहीं, नरेंद्र मोदी की है, जिनसे हर समय कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मिर्ची लगती रहती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेसी इतने बड़े प्रोजेक्ट को मोदी के कार्यकाल में पूरा होते हुए नहीं देख पा रही है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो अपनी ही बातों से मुकर जाती है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रस्तावित नए संसद भवन का विरोध कर रही है, उनकी वरिष्ठ नेता और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने 2012 में खुद ही इस परियोजना को मंजूरी दी थी। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में शहरी विकास मंत्रालय को एक नए संसद भवन के निर्माण की योजना पर काम करने के लिए कहा था। एक टेलीविजन चैनल ने भवन निर्माण के लिए 2012 में जारी किए गए मीरा कुमार के उस समय के उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के एक पत्र को सार्वजनिक किया था। ये पत्र पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के OSD द्वारा तत्कालीन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया था। पत्र में यह कहा गया कि स्पीकर ने नए संसद भवन के निर्माण को स्वीकृति दी है और उन्होंने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की बात पत्र में कही। ये पत्र OSD द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के तत्कालीन सचिव को 13 जुलाई 2012 को भेजा गया था, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार थी। पत्र में लिखा गया था,
संसद भवन का निर्माण 1920 के दशक में किया गया था और 1927 में इसने कार्य करना शुरू किया था, जिसे अब प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। दशकों से अधिक के उपयोग के कारण संसद भवन में कई जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य क्षमता 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है, जिससे नए भवन का निर्माण जरूरी हो जाता है। पत्र में आगे ये कहा गया है कि अगर महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा द्वारा 2026 से पहले पारित किया जाता है तो संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। इस तरह के परिदृश्य में संसद में बैठने की क्षमता के साथ एक नया लोकसभा भवन होना आवश्यक हो जाएगा। इस पत्र में शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को संसद भवन परिसर की निकटता में एक क्षेत्र की पहचान करने और अत्याधुनिक और भव्य नए संसद भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए उपयुक्त निर्देश देने को कहा। कांग्रेस पार्टी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह का बहिष्कार किया था। पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बयान आया कि प्रधानमंत्री ने ये समारोह तब आयोजित किया जब किसान नए कृषि बिल को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस किसान आंदोलन को खुद ही स्पॉन्सर करती है और फिर इस तरह की बातें करके खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती है। दरअसल कांग्रेस की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि करे तो आखिर क्या करे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।